दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एक एनएफओ का रिव्यू लेके आया हूँ। दोस्तों एनएफओ एज गुड एज हम कंपेयर कर सकते हैं किसी आईपीओ के जैसे होता है कि आईपीओ के जरिए जैसे कोई कंपनी वेरी फर्स्ट टाइम पब्लिक को शेयर्स ऑफर करके पैसे इकट्ठा करती है, वैसे ही कोई म्यूचुअल फंड एक नई स्कीम मार्केट के अंदर लेके आता है और इन्वेस्टर्स को यूनिट ऑफर करके उससे पैसे इकट्ठा करता है। तो आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड द्वारा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पीएसयू इक्विटी फंड नाम से एक नया स्कीम, एक नया एनएफओ मार्केट के अंदर आज से लॉन्च हो रहा है 23 अगस्त से। और दोस्तों ये आगे 6 सितंबर तक चलेगा। मतलब जैसे आईपीओ के लिए समय होता है, उसके लिए भी समय है आपको इसमें निवेश करने के लिए या इसके अंदर एप्लीकेशन या सब्सक्रिप्शन करने के लिए। तो आप समझते हैं दोस्तों इस फंड के बारे में, इस एनएफओ के बारे में कि ये स्कीम किस तरह से वर्कआउट होगी। इस स्कीम के अंदर हमने इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अगर करना चाहिए तो क्या रीजंस है, किस टाइप के इन्वेस्टर्स ने करना चाहिए और कितने समय के लिए आप इसके अंदर निवेश कर सकते हो। तो दोस्तों एक एक बातें समझते हैं। सबसे पहले तो समझते हैं स्कीम या ये एनएफओ है क्या। दोस्तों इसके नाम में ही इसका मीनिंग है कि ये पीएसयू इक्विटी फंड है। मतलब इस स्कीम के जरिए, इस एनएफओ के जरिए जो पैसा इकट्ठा किया जाएगा उसे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स कंपनी में लगाया जाएगा। दोस्तों पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का मतलब होता है ऐसी कंपनी जिनका स्वामित्व गवर्नमेंट के पास है। हम कह सकते हैं गवर्नमेंट कंपनीज जिनके अंदर मिनिमम 51% का गवर्नमेंट का स्टेक होता है। तो ऐसी गवर्नमेंट की कंपनीज तीन अलग अलग लेवल पे डिवाइडेड है। हम इन शॉर्ट कह सकते हैं जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनीज जिन्हें महारत्न, मणिरत्न, नवरत्न इस तरह से नाम भी दिए गए हैं, या पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, और इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट के ओन की भी कुछ कंपनी, जिसे हम कहते हैं मालकियत की कोई कंपनीज होती है, कुछ कंपनीज होती है। तो इनमें डाइवर्सिफाई किया जाएगा इस स्कीम के जरिए जो पैसा लिया जाएगा। ओवरऑल अगर सेक्टर्स की बात की जाए तो गवर्नमेंट या पीएसयू सेगमेंट कितना डाइवर्सिफाइड है। तो दोस्तों गवर्नमेंट या पीएसयू सेगमेंट के अंदर एनर्जी सेक्टर आता है, ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स आता है, मेटल आता है, एग्रीकल्चर आता है, टेक्सटाइल आता है, फाइनेंशियल सर्विसेज आता है, डिफेंस आता है, पावर आता है, टेलीकॉम आता है, फर्टिलाइजर्स आते हैं। दोस्तों इन सेगमेंट की अगर हम अच्छे से या बहुत ही शॉर्ट समझ ले तो ये सारे के सारे यूटिलिटी सेक्टर्स हैं। जैसे एनर्जी, दोस्तों एनर्जी के लिए तो कोई अल्टरनेटिव है ही नहीं। अब जो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट होगा, इसका जो ग्रोथ स्टोरी है वो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि एनर्जी के लिए कोई अल्टरनेटिव नहीं है और एनर्जी गवर्नमेंट ही प्रोड्यूस करती है और इन कंपनियों के लिए आगे चल के ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। तो ये तो हुआ एनर्जी। ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स, आज के डेट में हमने देखा है दोस्तों गवर्नमेंट खुद भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहा है। जो गतिशक्ति योजना है उसके जरिए लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट के लिए भी बहुत ही अच्छा आगे चल के लिवरेज, या हम कह सकते हैं कि बेनिफिशियल होगा। इसके अलावा मेटल है, इसके अलावा एग्रीकल्चर है। दोस्तों एग्रीकल्चर के तो हम सबको पता है, हर एक बजट में एग्रीकल्चर के लिए क्या एक्स्ट्रा, क्या ज्यादा और क्या किया जा सकता है, इसके बारे में एमएसपी वगैरह अलग अलग चीजें हम देख रहे हैं, इसके जरिए किया जाता है। टेक्सटाइल सेक्टर है दोस्तों, टेक्सटाइल भी इसी तरह का स्टोरी है, हम सबको पता है। टेक्सटाइल के अंदर मतलब मुझे तो याद है मेरे बचपन में साल में 2 बार कभी ड्रेस लिए जाते थे, कपड़े लिए जाते थे, पर आज तो हम उठे, चल पड़े, लेके आए। इसके अलावा फाइनेंशियल सर्विसेज है दोस्तों, बैंकिंग वगैरह पूरी सिस्टम जिसमें नेशनलाइज्ड बैंक्स है। दोस्तों इसके अलावा है डिफेंस। इस स्कीम के जरिए जो डाइवर्सिफिकेशन होगा उसमें सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन होने वाला है दोस्तों बैंकिंग, पब्लिक सेक्टर बैंकिंग के ऊपर, डिफेंस के ऊपर और एनर्जी के ऊपर। तो दोस्तों डिफेंस भी एक बहुत ही तगड़ा स्टोरी है। इस साल के बजट में अगर हम देखेंगे तो गवर्नमेंट ने ईयर ऑन ईयर जो बजट में एलोकेशन होता है डिफेंस सेगमेंट के लिए 10% का बजट में बढ़ोतरी कर दिया है। मतलब हर साल ईयर ऑन ईयर डिफेंस के ऊपर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट किया जा रहा है और ये जो स्कीम है ये कॉन्सेंट्रेट करने वाली है डिफेंस के ऊपर। इसके अलावा पावर सेक्टर है दोस्तों, इसको तो कोई अल्टरनेटिव ही नहीं है, ये एक यूटिलिटी प्रोडक्ट है। हमने कोरोना के पीरियड में भी देखा कि हर चीज ठप हो गई पर पावर नहीं। तो दोस्तों ये, इसके अलावा टेलीकॉम एंड आईटी है और फर्टिलाइजर्स है। तो दोस्तों इस तरह से डाइवर्सिफाई होगा पैसा इस स्कीम के अंदर जो हम देने वाले हैं। मतलब ये डाइवर्सिफिकेशन बहुत मैटर करता है, क्योंकि ये जो सेगमेंट है दोस्तों, ये सेगमेंट मार्केट में एक अच्छा ग्रोथ दिलाता है हर साल आपके पोर्टफोलियो में। अब पीएसयू के अंदर इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, तो इसका एक बहुत ही टेक्निकल और बहुत ही आसान शब्दों में मैं आपके सामने जो एनालिसिस है उसे रखता हूं दोस्तों। एक तो सबसे पहली बात,
इनका वैल्यूएशन बहुत ही अट्रैक्टिव है। अब अट्रैक्टिव वैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? तो इसके लिए ना एक रेशो यूज होता है दोस्तों मार्केट के अंदर, या टेक्निकली हम एनालाइज करें तब, और वो रेशो होता है पीई रेशो, प्राइस टू अर्निंग रेशो या प्राइस अर्निंग रेशो। दोस्तों प्राइस अर्निंग रेशो क्या होता है? बहुत सिंपल शब्दों में मैं आपको आसान शब्दों में बताऊं कि कोई भी सिक्योरिटी मार्केट के अंदर कितनी सस्ती है या कितनी महंगी है, वो पी से पता चलता है। ये पी रेशो हमें बताता है कि सस्ती है या महंगी है। तो दोस्तों ओवरऑल मार्केट के कंपैरिजन में जहां इन्हीं के कंपैरिजन की कंपनियों का जो पी है वो मोर देन 14 चल रहा है, आप देख सकते हो पीएसयू सेक्टर का पी अभी चल रहा है 7 पे। मतलब यहां बहुत ज्यादा लिवरेज है इस सेक्टर के लिए गेन करने के लिए, मतलब ये बहुत सस्ता चल रहा है। दूसरी बात, हाई डिविडेंड यील्ड। दोस्तों इस सेक्टर का डिविडेंड यील्ड बहुत ही हाई है। डिविडेंड एक सिंपल सा कंसेप्ट है डिविडेंड, उसे मैं बहुत ही आसान शब्दों में आपके सामने रखता हूं। डिविडेंड का मतलब होता है कंपनी जो भी प्रॉफिट कमाती है वो प्रॉफिट जो शेयर होल्डर को बांटा जाता है उसे डिविडेंड कहा जाता है। अब कंपनी पहले प्रॉफिट कमाए और उसी से डिविडेंड बांटे, ये रूल है। मतलब प्रॉफिट मेकिंग कंपनी से डिविडेंड दे सकती है। तो दोस्तों इनका डिविडेंड यील्ड 4.7, मतलब ओवरऑल अगर सेगमेंट में या ओवरऑल सेक्टर्स की बात की जाए तो बहुत ही अच्छा डिविडेंड यील्ड है। पर डिविडेंड यील्ड के कंपैरिजन में पी बहुत लो है। तो यहाँ इस सेक्टर के अंदर मार्केट के इस लेवल पे भी बहुत ही अच्छा ग्रोथ पोटेंशियलिटी इन फ्यूचर है। और दोस्तों मार्केट की ओवरऑल जो सिचुएशन अभी हम देख रहे हैं कि फिर से एक बार डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है, फिर से एक बार क्रूड ऑयल के रेट्स भी बढ़ रहे हैं। यहाँ यूरोपियन यूनियन में बहुत ज्यादा चर्चा चल रही है कि वहां रिसेशन इनविटेबल है। इन सारी बातों को, इन सारी अनसर्टेनिटीज को ध्यान में लिया जाए तो गवर्नमेंट सेक्टर एक बहुत ही प्रॉमिसिंग सेक्टर बन जाता है। तो ये तो हुआ इस सेक्टर का ओवरऑल बेसिक पार्ट। इसके अलावा मल्टीपल जो गवर्नमेंट सेक्टर से वहां इन्वेस्टमेंट होगा, फिर गवर्नमेंट का ओनरशिप है, ये सबसे बड़ी बात है इस सेक्टर की। अब दोस्तों ये जो स्कीम है वो कहाँ पॉसिबली इन्वेस्ट कर सकती है, कौन कौन से सेक्टर से, और कितना वेटेज नॉर्मली दे सकती है? दोस्तों ये अंदाज है, इसे आगे चल के बदला भी जा सकता है, इसमें चेंज भी हो सकता है, बदलाव भी हो सकते हैं। पर वैसे देखा जाए तो पब्लिक सेक्टर बैंक में 32% का एलोकेशन प्रोबेबिलिटी है। इस स्कीम के जरिए जो पैसा इकट्ठा होगा उसका किया जाएगा। यूटिलिटीज में 26%, एनर्जी में 21%, एरोस्पेस और डिफेंस के अंदर 6%, लॉजिस्टिक्स के अंदर 2%, रेलवेज के अंदर 2%, फाइनेंस के अंदर 2%, स्टील के अंदर 1%, मेटल एंड माइनिंग 2% और मिनरल्स के अंदर 1%। और इसके अलावा साथ ही साथ कंपनियों की बात की जाए तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पावर ग्रिड, एनटीपीसी, ओएनजीसी, कोल इंडिया, भारत पेट्रोलियम, भारत इलेक्ट्रिकल, इंडियन ऑयल आईओसी जिसे हम कहते हैं, गेल और बैंक बड़ौदा, इस तरह का डाइवर्सिफिकेशन इस स्कीम के जरिए में भी हो सकता है। और ओवरऑल अगर देखा जाए दोस्तों तो ये जो सेगमेंट है ये बहुत ही अच्छा प्रॉफिट पोटेंशियल रखने वाला सेगमेंट है। तो अब इस एनएफओ के अंदर हम लमसम इन्वेस्टमेंट का भी सोच सकते हैं। मिनिमम 5,000 से लेके आगे आप कितना भी लमसम इन्वेस्टमेंट इसके अंदर कर सकते हो। और आप इसके अंदर एसआईपी भी कर सकते हो दोस्तों। मिनिमम 500 रुपए से लेके आगे कितना भी एसआईपी हो सकता है। और मैं इसके अंदर मेरा खुद का ओपिनियन जोड़ दूं दोस्तों, जो भी कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स है या जो भी एग्रेसिव इन्वेस्टर्स है, उन दोनों के लिए ये फंड बहुत ही ज्यादा सुटेबल है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर और खास करके यूटिलिटी सेक्टर के अंदर होने वाला है और डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट होने वाला है। ये एक सबसे खास बात है। और एक छोटी सी बात इसमें मैं जोड़ दूं, बहुत से लोगों को डर लगता है कि मार्केट की अभी सिचुएशन बहुत अनसर्टेन है, जो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे अगर ये पूरी की पूरी अभी मार्केट में लग जाए और यहाँ से मार्केट अगर धड़ाम से नीचे आ जाए तो दिक्कत हो जाएगी। ऐसा नहीं है दोस्तों। ये जो फंड के जरिए पैसे इकट्ठे होंगे, इन्हें आगे 3 से 1 साल के पीरियड में, 3 महीने से 1 साल के पीरियड में धीरे धीरे एलोकेट किया जाएगा। मतलब स्टेज बाय स्टेज, या हम कह सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके एलोकेट किया जाएगा। इसका वैल्यू एवरेजिंग का भी बेनिफिट हमें मिलेगा। तो दोस्तों ये एनएफओ एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट का एनएफओ है और मार्केट के इस सिचुएशन में इसे प्रेफर किया जा सकता है। तो दोस्तों ये रिव्यू आपको कैसे लगा कमेंट में जरूर लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।